हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वार्म वेलकम करता हूँ वाई टी योर इंग्लिश शूटर पे। थोड़ी सी मेरी आवाज़ बैठी हुई है, एक दो दिन एडजस्ट ज़रूर से कर लेना। आज फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का कवर करेंगे। मर्डर मोस्ट फाउल इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा गया है वर्क प्लेस पे औरतों की सेफ्टी पे। नई थीम में कवर करने वाले हैं आर्टिकल्स को। होपफुली ये थीम भी आपको अच्छी लग रही होगी, अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस इससे मिल रहा होगा। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। 5 मिनट में आप फील करेंगे कि इस क्लास से आप कैसे बिल्कुल बेसिक लेवल से रीडिंग, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब तीनों को आप कवर कर सकते हैं। चलिए शुरू करें क्लास को। ऑलराइट, कह रहे हैं जी मर्डर मोस्ट फाउल। मर्डर तो आप समझते ही हैं, हत्या। और फाउल का मतलब होता है जी घिनौना, गंदा। ठीक है, मोस्ट फाउल मतलब सबसे घिनौना, सबसे गंदा। तो ये सबसे गंदे मर्डर की बात कर रहा है जो कोलकाता में एक डॉक्टर से हुआ था, लेडी डॉक्टर से, एक सरकारी अस्पताल में ही, है ना। चलो अब शुरू करने से पहले आपके सामने ये 2-3 सेंटेंसेस हैं। आराम से मैं 1 मिनट के लिए पॉज करता हूँ, खुद से पढ़ने की कोशिश करो, साथ साथ पढ़ते जाओ और साथ साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा ताकि आप फील कर पाएँ, है ना, कहाँ हम मिस कर रहे हैं। ज़रूर से अपना वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से इसको पढ़ो। ऑलराइट, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई देना। अब मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ पे। कह रहा है जी द कन्विक्शन ऑफ ए फॉर्मर सिविक पुलिस वॉलेंटियर ऑन सैटरडे। सैटरडे का मतलब जनवरी 18, 2025 इन द रेप एंड मर्डर ऑफ अ सेकेंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर इन कोलकाता हैज़ ब्रॉट सम क्लोजर टू हर पेरेंट्स। कह रहे जो कॉन्विक्शन है, कॉन्विक्शन का मतलब होता है दोष सिद्धि। आपको कोर्ट में सज़ा मिलेगी बाद में, लेकिन एक बार ये काम ज़रूर हो चुका है कि आपकी जो गुनाह है वो है ना, वो आप पे प्रूव हो गया है। इसको बोलते हैं कॉन्विक्शन। कॉन्विक्शन के बिल्कुल ठीक बाद सज़ा मिलती है गुनाह प्रूव होने के। कह रहा है जो सज़ा, जो दोष सिद्धि है, कॉन्विक्शन है एक फॉर्मर यानी पुराने सिविक पुलिस वॉलेंटियर का। देखिए, पुलिस वॉलेंटियर मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में वॉलेंटियर की तरह काम करने वाला आदमी। उसकी नौकरी नहीं है वहाँ पे, बस वो ऐसे ही आता है पुलिस वालों की हेल्प करने। ठीक है, थोड़ा बहुत उसको पैसा मिलता होगा हल्का फुल्का, बट मोस्टली वो जो है सिविक वॉलेंटियर है। सिविक का मतलब है वो एक नागरिक ही था, आम आदमी, जो पुलिस में जो है चला गया। कह रहा है इस आदमी का जो कॉन्विक्शन है सैटरडे को यानी शनिवार को, इस तारीख को 18 जनवरी को, और कॉन्विक्शन आया है इस रेप और मर्डर केस में जो था सेकेंड ईयर की एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का। सेकेंड ईयर में क्या करते हैं, एसआरशिप जीआरशिप करते हैं डॉक्टर्स, स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो कह रहा है जी ये काम जो हुआ कोलकाता में, कह रहा है ये ले करके आया है हैज़ ब्रॉट। ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है V3, हैज़ ब्रॉट। और क्या लाया है, थोड़ा सा क्लोजर लाया है उनके पेरेंट्स के लिए। चलिए, क्लोजर क्या होता है। देखिए, क्लोजर का मतलब होता है जी कोई बड़ा इवेंट आपके साथ में हो जाए, लास्ट में उसका जो कंक्लूजन निकलता है वो होता है क्लोजर। कोई घर में डेथ हो गई, कोई भी बड़ी बात हो गई, जब लास्ट में आप यूँ सोचते हो ना, ठीक है यार हो गया जो होना था, तो ये क्लोजर की फीलिंग होती है। तो बस यही क्लोजर की फीलिंग इस लड़की के माँ बाप के लिए भी अब आई है, डॉक्टर के लिए। कह रहा है जी लेकिन बट द स्ट्रगल टू मेक सिस्टेमिक चेंजेस टू मेक द वर्क प्लेस सेफ फॉर विमेन कंटिन्यूस। कह रहा है लेकिन फिर भी जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष है बनाने का, मेक करने का, सिस्टेमिक चेंजेस को, ऐसे बदलावों को जो सिस्टम में ही आ जाए पूरे। और क्यों, ये इसलिए लाने हैं ताकि बनाया जा सके वर्क प्लेसेस को, यानी काम करने की जगह को सेफ यानी महफूज, औरतों के लिए, विमेन के लिए। कह रहा है ये स्ट्रगल जो है ना, ये स्ट्रगल कंटिन्यू करती है, अभी भी जारी है। तो डॉक्टर साहब के केस के अंदर क्लोजर आ गया। जिसने गलत काम किया था उसको सज़ा मिल जाएगी, माँ बाप को भी राहत मिली होगी थोड़ी सी। लेकिन इससे ये केस ख़त्म नहीं हुआ, वो स्ट्रगल हमारी अभी भी जारी है कि औरतों को ऑफिस में अपने काम करने की जगह पे कैसे सेफ रखा जाए। चलिए, सिंपल सेंटेंस है, 2 क्लॉज हैं इसमें। पहले क्लॉज में कॉन्विक्शन सब्जेक्ट है, एक नाउन है कॉन्विक्शन, और वर्ब है इसकी हैज़ ब्रॉट। परफेक्ट टेंस लगा हुआ है, हैज़ प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉट। क्लोजर आपने देख लिया, इमोशनल रेजोल्यूशन आफ्टर ए टफ इवेंट। जब आप यूँ सोचते हैं ना यार ठीक है जो होना था वो हो गया, वो होता है क्लोजर।
इसको सोलिस नाम के वर्ड से भी बताया जाता है। ये सोलास लिखा हुआ है, मैं एक सेकंड पेन चेंज करता हूँ। ये लिखा जरूर हुआ है सोलास, लेकिन ये बोला जाता है सोलिस। ठीक है, वही वाला कंफर्ट जब आपको लास्ट में यूँ लगे यार ठीक है ना, वो वाला। द कॉन्विक्शन ब्रोड क्लोजर टू द विक्टिम्स ग्रीविंग पेरेंट्स। कॉन्विक्शन जो है क्लोजर लेकर के आया, थोड़ी सी राहत लेकर के आया विक्टिम के ग्रीव करते हुए या फिर दुख मनाते हुए पेरेंट्स के लिए। चलिए दूसरा जो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब का पेयर है वो है स्ट्रगल, सब्जेक्ट नंबर 2, और वर्ब है इसकी कंटिन्यूस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कराची द डिस्ट्रिक्ट, एक सेकेंड ना, कराची द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट सियालदा फाउंड संजय रॉय गिल्टी ऑफ द हॉरिफिक क्राइम। कह रहे जो डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट है, सेशंस कोर्ट का काम क्या होता है, फटाफट सेशंस लगा करके जल्दी से केस की सुनवाई करना। तो ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट थी सियालदा नाम के डिस्ट्रिक्ट की वेस्ट बंगाल में, इसने पाया कि संजय रॉय नाम का ये आदमी था जो गिल्टी भी था हॉरिफिक क्राइम का, इस क्राइम का जो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। हॉरिफिक मतलब जो आपको डरा दे, जो आपके अंदर हॉरर की फीलिंग को पैदा करे। कह रहा है जी, और कब ये क्राइम हुआ है, एट द स्टेट रन आरजी कार मेडिकल कॉलेज, सरकार के द्वारा, स्टेट के द्वारा चलाए जा रहे इस कॉलेज के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर और हॉस्पिटल के अंदर। और ये हुआ था अगस्त 9, 2024 को। और ये कब हुआ था, वाइल ऑन ड्यूटी, जब ये ड्यूटी पे था, वहाँ पे गार्ड की जगह पे काम कर रहा था। समझ में आ गया। चलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब्जेक्ट है दूसरे सेंटेंस का, और फाउंड इसकी वर्ब है। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है पास्ट टेंस में। हॉरिफिक मतलब जो आपको डराने का काम करे, एक हॉरर स्टोरी की तरह हो, बहुत शॉकिंग हो, डिस्टर्बिंग हो आपके लिए। इसको टेरिफाइंग, ड्रेडफुल और ग्रूसम भी बोलते हैं। सभी डराने वाली चीज़ों के लिए यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं। अपालिंग भी बोलते हैं इसको। द हॉरिफिक क्राइम लेफ्ट द एंटायर कम्युनिटी इन शॉक। इस डराने वाले क्राइम ने पूरी कम्युनिटी को शॉक में छोड़ दिया या फिर झटका दे के छोड़ दिया। तो ऐसे इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। अपालिंग देख लेना, आगे ये वर्ड फिर से आर्टिकल में आएगा। चलो अब इसमें देखने वाली एक चीज़ है ऑन ड्यूटी। क्या ऑन ड्यूटी के लिए एक फ्रेज, एक बढ़िया सा इडियम बहुत बार करवाया हुआ, आपको आता भी अच्छे से, याद है आपको या नहीं? जिनको याद है कमेंट्स पे डालना, लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ऑन ड्यूटी का मतलब होता है इन हार्नेस, है ना, फ्रेज है ना इंग्लिश में। इससे एक इडियम बनती है डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस मतलब ड्यूटी करते हुए मर जाना, ड्यूटी के वक्त मर जाना, ड्यूटी के वक्त आपकी किसी की डेथ हो, डाई इन हार्नेस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। मेरी क्लासेस के सभी नोट्स, सभी पीडीएफ्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को। आपको सर्च करना है टेलीग्राम में @YourEnglishTutor, आपको ग्रुप मिल जाएगा। 27-28 हज़ार जिसमें लोग हैं। और इन क्लासेस के साथ साथ अपने एग्जाम्स की स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करने के लिए आप डाउनलोड करें YT ऐप को। आपकी अपनी ऐप है, कॉमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया गया है। ऐप पे आप मेरी गाइडेंस के अंदर अपने एग्जाम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे ऐप पे मिलेगा आपको राइटिंग का कोर्स, हमारा सुपर हिट कोर्स है। 60 घंटे में आपको लिखना सिखाते हैं इंग्लिश में, किसी भी एग्जाम के लिए या जनरल पर्पजेस के लिए, फिर ऐसे प्रेसी रिपोर्ट कुछ भी हो, कोई भी एग्जाम हो। कोर्स का फायदा ले सकते हैं, अभी कूपन चल रहा है इस पे लोहड़ी 475 में कोर्स अवेलेबल हो जाएगा यूजिंग दिस कूपन। इसी तरीके से आपको सिविल सर्विसेज का माइग्रेशन कोर्स मिलेगा, जिसमें हिंदी से इंग्लिश में आपको माइग्रेट करवाते हैं सिविल सर्विसेज के लिए। फिर चाहे आंसर राइटिंग हो, एसे राइटिंग हो, प्रेसी हो, है ना, डिस्क्रिप्टिव हो, कुछ भी जो भी आपका इंग्लिश का CSET से लेकर के हर एस्पेक्ट इस कोर्स में कवर्ड है फॉर ऑल सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। बैंकिंग और SSC के कोर्स भी मिलेंगे आपको, जिसमें बैंकिंग SSC का पूरा सिलेबस आपको कवर करवाया जाता है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिलती है आपको भरपूर। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में गिवन है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप, टीम से आप जुड़ सकते हैं इस नंबर पे वाया व्हाट्सएप। आराम से इसको पढ़ लो पहले, शांति के साथ। चलो वीडियो खुद पॉज करके पढ़ लेना, मैं ज़्यादा वेट करूँगा तो लंबी हो जाएगी क्लास। कह रहा है जी, प्रोनाउंसिंग द वर्डिक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द अक्यूज्ड, जज अनिर्बान दास सेड द अक्यूज वॉज फाउंड गिल्टी बेस्ड ऑन एविडेंस पुट फॉरवर्ड बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बड़ा सिंपल सेंटेंस है ये। कह रहा है जी, प्रोनाउंस करते हुए, वर्ब की थर्ड फॉर्म से, वर्ब की ING फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो रहा है, मतलब इस काम को करते हुए। कह रहा है जी, इस अजीब से काम को करते हुए जो होता है प्रोनाउंस करना, यानी घोषणा करना। और किसको? अपने वर्डिट की। वर्डिट का मतलब होता है फैसला, बड़ा सिंपल सा वर्ड है।
कह रहा है जी अपने फैसले को बताते हुए या सुनाते हुए, प्रेजेंस के अंदर, मौजूदगी के अंदर पेरेंट्स की या मम्मी पापा की, माँ बाप की, जो थे अक्यूज्ड के, है ना, इस संजय रॉय नाम के आदमी जो जिसने रेप किया था उसके माँ बाप के मौजूदगी में, जज साहब ने, अनिल दास साहब ने ये कहा, ही सेड, कि जो अक्यूज था संजय रॉय, कह रहे ये फाउंड गिल्टी हुआ, ये गिल्टी पाया गया, पैसिव वॉइस में, इसको हमने गुनहगार पाया, और पाया गुनहगार उस बेस्ड ऑन एविडेंस पे, आधार पे, उस सबूत के जो पुट फॉरवर्ड की गई थी, जो आगे रखी गई थी सीबीआई के द्वारा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा। ठीक है, तो जज साहब ने बोला कि हमारे हिसाब से सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जो है यही आदमी ने इस घिनौने काम को अंजाम दिया है। चलिए, जज साहब जो हैं अनिर्बेन दास, ये हैं आपके सब्जेक्ट, जो साइड है इनकी वर्ब है। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट है अक्यूज्ड, सब्जेक्ट नंबर 2, और वर्ब है इसकी वॉज फाउंड, पैसिव वॉइस लगा हुआ है दूसरे केस में। याद रखें, जब भी फर्स्ट क्लोज पास्ट में होता है, फर्स्ट क्लोज पास्ट में होता है, या तो पास्ट परफेक्ट लगाओ या पास्ट इंडेफिनिट लगाओ, मेन क्लोज यहाँ साइड आ गया ना, तो उसके बाद आने वाला क्लोज मोस्ट प्रोबेबली पास्ट में ही होगा, उसको आप प्रेजेंट में नहीं लिख सकते, अक्यूज्ड इज फाउंड नहीं लिखना चाहिए, समझ गए ना। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला फॉर्मूला जो आप यूज़ करते हैं नरेशन वाला, वही फॉर्मूला है, बाहर अगर पास्ट टेंस आ गया तो अंदर भी प्रेजेंट को पास्ट में बदल देना है। चलिए, पुट फॉरवर्ड करना, किसी चीज़ को सबके सामने रखना, कोई आइडिया, कोई प्लान, कोई ओपिनियन, है ना, इसको प्रेजेंट करना, सजेस्ट करना, प्रपोज करना भी बोलते हैं। पुट रखा है यानी, पुट मतलब रखना, फॉरवर्ड यानी आगे, सबके सामने कोई आपने आइडिया विचार रख दिया है ना। शी पुट फॉरवर्ड अ न्यू स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव वर्क प्लेस सेफ्टी, उसने सुझाया या पुट फॉरवर्ड किया, सबके सामने रखा एक नई स्ट्रेटजी को, एक नए तरीके को, और वो किस लिए, इम्प्रूव करने के लिए वर्क प्लेस की सेफ्टी को। चलिए, अब देखो जी, दो ग्रामर कॉन्सेप्ट है, एक तो ग्रामर का है और एक है वोकैब का। ये पुट वाला आपने देख लिया, पुट फॉरवर्ड, पुट से बनने वाली 4 इडियम्स है जो आपको अच्छे से आनी चाहिए, बड़ी कॉमन इडियम्स है, रीडिंग में बहुत बार आती हैं, पुट फॉरवर्ड, पुट ऑफ, पुट अप विद और पुट आउट। पुट फॉरवर्ड आपने देख लिया, किसी विचार को, आइडिया को सुझाना, है ना, ये तो हो गया। दूसरी है जी पुट ऑफ, ये जो ओ डबल एफ है ना, इसका मतलब ही होता है दूर, आपसे डिस्टेंस पे, अगर किसी चीज़ को आप पुट ऑफ कर रहे हैं तो आप उसको दूर रखते जा रहे हैं, या फिर ऐसा कह दें उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। जो काम 15 तारीख को करना था, अब उसको 20 को सोचा आपने करेंगे, फिर 18 तारीख को लगा कि 20 को नहीं करना भाई, 25 को करेंगे, तो आप उसको दूर 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 खिसका रहे हैं, पुट ऑफ कर रहे हैं। इस तरीके से याद रखना, और डबल एफ लगेगा। पुट अप विद करना होता है किसी को सहना, किसी को बेयर करना, टॉलरेट करना। आई कैन नॉट पुट अप विद योर नॉनसेंस, मैं आपकी नॉनसेंस को और नहीं सह सकता, आई कैन नॉट पुट अप विद योर नॉनसेंस। लास्ट है जी पुट आउट करना, जनरली आग बुझाने को, मोमबत्ती बुझाने को, कैंडल बुझाने को बोलते हैं पुट आउट करना। फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, उनको बुलाया जाता है ताकि वो पुट आउट कर सकें एक फायर को, एक आग को बुझा सकें। अब आते हैं ग्रामर कॉन्सेप्ट में, एविडेंस से रिलेटेड है कॉन्सेप्ट, अच्छे से पता है आपको कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे ऐसे नाउन अंग्रेजी में जो देख के लगता है आपको काउंटेबल होंगे, आप गिन पाएंगे, लेकिन एक्चुअली वो अनकाउंटेबल है, उनको गिना नहीं जा सकता। ये सारे नाउन्स हैं, याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, एक बार इनको पढ़ लो, बोल के देख लो, और बार बार रीडिंग में आएंगे, वहाँ जहाँ जहाँ आते हैं मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। जैसे आज एविडेंस आया, फिर कभी इक्विपमेंट आ जाएगा, रिसर्च, लेजिस्लेशन, ज्वेलरी, फर्नीचर, है ना, न्यूज़, आर्टिलरी, इंफॉर्मेशन। चलो, अब इनका कैसे काम करते हैं कॉन्सेप्ट, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जी, मान लीजिए ऐसा लिखा हो, द एविडेंसेस प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशन वर डिसमिस्ड बाय द जज। जो एविडेंसेस थी या सबूत थे, एविडेंस का मतलब तो आप समझते ही हैं, सबूत, प्रूफ्स। कह रहे जो बहुत सारे प्रूफ्स थे जो प्रेजेंट किए गए थे प्रोसिक्यूशन के द्वारा, सरकारी वकील के द्वारा, उनको डिसमिस कर दिया गया, खारिज कर दिया गया जज साहब के द्वारा। बिल्कुल सही लग रहा है सेंटेंस देखने में, 4-5 सबूत होंगे जो सरकारी वकील ने रखे होंगे, लेकिन दिक्कत ये है जी, एविडेंस नाम का नाउन अनकाउंटेबल नाउन है। ये बिल्कुल मिल्क जैसा है, शुगर जैसा है। मिल्क्स, शुगर्स आप नहीं लिखते हो ना, काउंट नहीं कर सकते हो ना शुगर और मिल्क को, वैसे ही एविडेंस नाउन भी अंग्रेजी में अनकाउंटेबल ट्रीट होता है। तो ये एविडेंसेस जो लिखा है ये गलत है, तो क्या करें, आप इसकी जगह एस को निकाल के लिखें एविडेंस, और एविडेंस के लिए जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर,
अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर जो है वर्ब लेते हैं। द एविडेंस प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशन वॉज डिसमिस्ड बाय द जज। अब आपका सवाल ये आएगा, मान लीजिए सर 4 एविडेंस थी, अब क्या करूं? यहाँ लिख दूं 4 एविडेंस, एस निकाल दूं, वर्ब सिंगुलर रखूं? नहीं। जब भी आपको इन नाउन्स को काउंट करना हो, दूसरा सेंटेंस देखो, काउंट करने का तरीका भी है। द टू न्यू लेजिस्लेशंस इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट वर अपोज्ड बाय द सिविल सोसाइटी। 2 नए जो लेजिस्लेशंस थे, लेजिस्लेशन मतलब कानून, लॉ, नए जो कानून थे जो इनेक्ट किए गए थे या बनाए गए थे पार्लियामेंट के द्वारा, उनको अपोज किया गया सभ्य समाज या सिविल सोसाइटी के द्वारा। लेजिस्लेशंस 2 हैं, 2 लिखा हुआ है, वर्ब दी हुई है प्लूरल, बिल्कुल ठीक है, लेकिन लेजिस्लेशन वर्ड भी इसी तरीके से काम करेगा, इसको आप प्लूरल नहीं बना सकते। तो आपको क्या करना है, पीछे से एस निकाल देना है। लेकिन एस निकालने से फिर इसका 2 से कोई कनेक्शन नहीं बैठेगा, तो क्या करना है, आपको 2 के बाद में लिख देना है पीसीज ऑफ, द 2 पीसीज ऑफ न्यू लेजिस्लेशन। जब भी इन नाउन्स को काउंट करना होता है, बीच में एक फ्रेज ऐड कर देते हैं हम, पीसीज ऑफ। तो जब भी 2, 3, 4, 5, 6, सेवरल, मल्टीपल, ऐसा जब भी कुछ आ जाए, ये आपको सेंटेंस को जो है बैलेंस कर देता है। यहाँ पे मैं पीसीज ऑफ लिखूंगा, द 2 पीसीज ऑफ न्यू लेजिस्लेशन क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट, वर्ब प्लूरल आएगी, पीसीज के लिए प्लूरल वर्ब वर। समझ गए? चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको एज होमवर्क। मोस्ट इंफॉर्मेशन टर्न्ड आउट टू बी फॉल्स एंड वर लेटर फाउंड टू बी स्प्रेड बाय यूजिंग स्पाईवेयर्स। 2 एरर्स हैं इसमें, आराम से देखो, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। क्लास वर्क की तरह करो, कमेंट्स में डालना हमने आंसर को। बढ़े आगे? चलो आराम से पढ़ लो इसको। चलो आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है? कह रहा है जी, रीडिंग आउट द वर्डिक्ट द जज सेड द क्राइम कैरीज द हाईएस्ट पनिशमेंट ऑफ अ डेथ सेंटेंस। रीड आउट करते हुए, पढ़ते हुए, याद रखना वर्ब की आईएनजी फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो जाए तो मतलब इस काम को करते हुए। कह रहा है जी, पढ़ते हुए अपने वर्डिक्ट को सबको बताते हुए जज साहब ने ऐसा कहा, और क्या कहा कि ये जो क्राइम है, खास गुनाह जो इन्होंने किया, संजय नाम के आदमी ने, ये कैरी करता है, अपने साथ में रखता है सबसे ज़्यादा पनिशमेंट को, हाईएस्ट पनिशमेंट को, जो है डेथ सेंटेंस की, मौत की सज़ा की। और क्या कैरी करता है साथ में? एंड द लोएस्ट ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये लोएस्ट पनिशमेंट जो अपने साथ रखता है वो है उम्र कैद की, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। ठीक है, तो ये जज साहब का कहना था। आगे लगा हुआ है सेमी कोलम, इसी से जुड़ी हुई कोई और बात भी बताई गई है। कह रहा है जी, द टर्म्स ऑफ सेंटेंस विल बी अनाउंस्ड ऑन जनवरी 20, 2025। जो भी टर्म्स हैं, जो भी शर्तें हैं, जो भी रूप है, नेचर है सेंटेंस का, सजा का, वो अनाउंस किया जाएगा पैसिव वॉइस में आज, यानी जनवरी 20 को, सोमवार को। तो जज साहब ने यही कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मिलेगी डेथ सेंटेंस, मौत की सज़ा, और कम से कम इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद तो ज़रूर मिलनी चाहिए। चलिए, जज साहब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 1, वर्ब है इनकी सेड, वर्ब नंबर 1, क्राइम जो है सब्जेक्ट नंबर 2, और वर्ब है इसकी कैरीज। ठीक है, कैरीज यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में अभी मैंने आपको बताया था, अगर बाहर मेन क्लोज के अंदर पास्ट की वर्ब आ जाए तो अंदर भी पास्ट की वर्ब आनी चाहिए, लेकिन इस केस में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही भाई? भाई जज की वर्ब सेड है, V2 लगी हुई है ना यहाँ, तो फिर क्राइम की वर्ब कैरीज क्यों लिखी हुई है? ये भी तो पास्ट में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखो जी, ये पास्ट में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ लग गया एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ये है कि ये जो क्राइम है ये आज भी कैरी करता है हाईएस्ट पनिशमेंट को। ऐसा नहीं है सिर्फ इनके केस में करता था, ये चीज़ आज भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भारत में ऐसे क्राइम्स की सज़ा ऐसी ही होती है। तो जो काम अभी प्रेजेंट में भी जारी हो उसको आपको पास्ट में नहीं लिखना है, चाहे मेन क्लोज पास्ट में फिर भी आ जाए। ठीक है ना? इसलिए इसको हमने एक यूनिवर्सल ट्रूथ बनाया है या एक प्रेजेंट फिनोमिनन बनाया है और वर्ब को प्रेजेंट में रखा गया। ये क्राइम आज भी कैरी करता है और कल भी कैरी करेगा इसी तरह की पनिशमेंट। वर्डिक्ट यानी फैसला, ठीक है, एक डिसीजन एक कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। जजमेंट, रूलिंग, डिक्री, एडजुडिकेशन भी बोल सकते हैं इसको। डेथ सेंटेंस यानी मौत की सज़ा। लाइफ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी
उम्र कैद की सज़ा। अगले सेंटेंस के अंदर सेंटेंस जो है, सेंटेंस का मतलब होता है सज़ा, है ना। सेंटेंस ये भी सेंटेंस है और सज़ा भी सेंटेंस है, तो ये दूसरे में सेंटेंस है सब्जेक्ट और विल बी अनाउंस्ड पैसिव में इसकी वर्ब। कह रहा है जी in his observations the judge also puts the spotlight on the functioning of the hospital administration, saying that the actions of the college's principal and other senior members had created some confusion in his mind. कह रहा है जी अपनी ऑब्जर्वेशन में इस केस के अंदर टिप्पणी करते हुए जज साहब ने साथ ही साथ पुट कर दिया, V2 लगी हुई है, पुट पुट पुट, V1 V2 V3 सेम होता है इसका। जज साहब ने रखा थोड़ी स्पॉटलाइट को, थोड़े फोकस को फंक्शनिंग के ऊपर या कामकाज करने के तरीके के ऊपर हॉस्पिटल के प्रशासन के, और ऐसा कहते हुए रखा सेइंग कि जो एक्शंस थे, जो सारी हरकतें थी कॉलेज के प्रिंसिपल की और दूसरे कई सीनियर मेंबर्स की, है ना, प्रोफेसर्स की, कह रहा उसने क्रिएट कर दिया था कुछ कन्फ्यूजन को इनके दिमाग में जज साहब के। तो जज साहब ने यह भी बोला कि ये आदमी तो गलत करके आया है, कॉलेज वालों ने भी कुछ गलत किया है, हम उनके कामकाज और हरकतों को देख करके हमें लग रहा है कि ऐसा वो उन्होंने क्यों किया। तो कुछ कन्फ्यूजन इनके दिमाग में जज साहब के क्रिएट हुई। जज साहब सब्जेक्ट है, पुट इसकी वर्ब है। याद रखना पुट 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 V1 V2 V3 सेम होती है, यहाँ पे V2 लगी हुई है। V1 तो हो नहीं सकती, जज के लिए पुट्स आना चाहिए। V3 बिना हैज़ हैव हैड के आती नहीं, तो ये V2 ही बनेगी जो अकेले आई है। अच्छा, फंक्शनिंग यानी कामकाज। चलिए एक ग्रामर कॉन्सेप्ट और है, फटाफट पहले आपसे पूछ लेता हूँ, ये हैड क्रिएटेड क्यों लिखा हुआ है? हैड प्लस में V3 जिसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। कब इस्तेमाल करना है इसको? चलो करवा देते हैं, सस्पेंस नहीं बनाएंगे ज़्यादा। देखिए जी पास्ट परफेक्ट टेंस होता है ना, ये होता है पास्ट का भी पास्ट। देखिए जी आज है 20 जनवरी, एक एक्शन हुआ 15 जनवरी को और दूसरा एक्शन हुआ 12 जनवरी को। 15 वाला भी पास्ट है, 12 वाला भी पास्ट है, तो आपको क्या करना है, 12 वाले एक्शन को बताना है पास्ट परफेक्ट में, जब 15 वाले एक्शन की हिंट या रेफरेंस साथ में आ रही हो। 15 वाले को आप चाहें तो कोई फ्रेज बना के या फिर पास्ट टेंस में पास्ट V2 लगा करके आप बता सकते हैं, लेकिन जो पुराना वाला एक्शन है, पास्ट का पास्ट, पास्ट का भी पास्ट, पास्ट का पास्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में आएगा। सिंपल ट्रिक है, इसको जहाँ भी दिखे आप यूज़ करें। आई रीच द हॉल बिफोर द एग्जामिनेशन स्टार्टेड। मैं हॉल में पहुंचा इससे पहले कि एग्जामिनेशन शुरू हुआ। भाई शुरू होने से पहले मैं हॉल में पहुंच गया। थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाओ मैथ्स वाला, दोनों में से एक्शन कौन सा पहले हुआ है? पहला एक्शन है हॉल में पहुंचना, रीच करना, और दूसरा एक्शन है एग्जामिनेशन का स्टार्ट होना। तो कौन सा एक्शन पहले हुआ? पहले मैं पहुंचा या पहले एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ? अरे भाई साहब मैं पहले पहुंचा, एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले ही पहुंच गया। मैं तो 10 बजे ही पहुंच गया, एग्जामिनेशन तो 11 बजे शुरू हो रहा था। तो जो 10 बजे मैं पहुंचा, पहले पहुंचा, पास्ट का पास्ट है, इसको मुझे पास्ट परफेक्ट में बताना है। और ये जो रीच्ड लिखा है यहाँ जगह, उसकी जगह मुझे लिखना चाहिए आई हैड रीच्ड। ठीक है, मैं पहुंच चुका था हॉल में इससे पहले कि एग्ज़ाम शुरू होता। वैसे ही आई रीच द हॉल आफ्टर द एग्ज़ाम स्टार्टेड, इस केस में पहले एग्ज़ाम शुरू हुआ फिर मैं पहुंचा, तो यहाँ पे मुझे एग्ज़ाम के लिए हैड स्टार्टेड लिखना पड़ेगा, आफ्टर द एग्ज़ाम हैड स्टार्टेड। कभी कभी आपको पास का टेंस नहीं मिलेगा, जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम स्टार्टेड के साथ में आपने हैड V3 लगाया, कभी कभी आपको ये V2 यहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन इसका रेफरेंस मिलेगा। जैसे शी नेवर सॉ द मूवी अंटिल यस्टरडे, उसने इस मूवी को कभी नहीं देखा था कल तक, यानी कल तो देख लिया उसने इस मूवी को, लेकिन कल से पहले उसने मूवी को नहीं देखा था। अंटिल यस्टरडे या बिफोर यस्टरडे। यस्टरडे अपने आप में ही पास्ट का रेफरेंस है और इस मूवी को देखना पास्ट से भी पुरानी बात कर रहा है, पास्ट से पहले उसने नहीं देखा था, तो यानी ये एक्शन अपने आप पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा। शी नेवर सॉ की जगह शी हैड, नेवर तो आइएगा इस यहाँ पे आ जाएगा सीन, ठीक है, V3 आएगी इस पर। शी हैड नेवर सीन द मूवी अंटिल यस्टरडे। तो याद रखना जरूरी नहीं है V2 लगाओ तभी आप V3 लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, पास्ट का रेफरेंस आ गया तो भी काफ़ी है। कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, क्लास वर्क आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन देख लो। शी वेंट टू द US फॉर स्टडीज बाय द टाइम आई अराइव्ड इन द सिटी टू मीट हर। वो अमेरिका चली गई पढ़ने उस वक्त तक जब मैं सिटी में पहुंचा उससे मिलने, शहर में गया मैं उससे मिलने, तब तक वो US चली गई थी पढ़ने। चलो देखो कौन सा एक्शन पुराना है
और आराम से उसको, है ना, सही टेंस पे डालना। कमेंट्स में डालना, सही गलत होगा आपको कोशिश करते हैं वहीं पे रिप्लाई करने की। बढ़े आगे, चलो ऑलमोस्ट आधा हो चुका है, फटाफट से इसको पढ़ लो। पॉज कर रहा हूँ वीडियो को। चलो अभी भी टाइम चाहिए तो आराम से इसको और पॉज करके पढ़ना। कराची इन वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट आफ्टर द क्राइम, डॉक्टर्स, पेरेंट्स एंड सिविल सोसाइटी हैड alleged that it could not have been handiwork of only one individuals। कह रहे जी बहुत बड़े प्रोटेस्ट में, वाइड स्प्रेड मतलब वाइड एरिया में फैले हुए, हर तरफ जो है फैले हुए, तो हर तरफ फैले हुए प्रोटेस्ट में जो इस क्राइम के बाद में हुए, उसमें डॉक्टर्स ने, लड़की के माँ बाप ने और सभ्य समाज के लोगों ने, आम आदमी ने, सिविल सोसाइटी ने ऐसा अलेज किया था, वो ऐसा अलेज कर चुके थे। अलेज करना यानी ब्लेम करना, किसी चीज़ का आरोप लगाना कि ये नहीं हो सकता था, इट कुड नॉट हैव बिन हैंडी वर्क या कारनामा सिर्फ एक इंडिविजुअल का, एक आदमी का। तो सबका ऐसा मानना है कि ये मर्डर करने के लिए, रेप करने के लिए एक से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी, ऐसा लगता है। चलिए, डॉक्टर्स, पेरेंट्स और सिविल सोसाइटी की वर्ब है हैड अलेजेड। चलिए, इट की वर्ब है कुड नॉट हैव बिन। हैंडी वर्क यानी कारनामा, वर्क डन बाय समवन। द एंटायर स्कैम टर्न आउट टू बी द हैंडीवर्क ऑफ एन इविल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पूरा स्कैम निकल करके आया एक कारनामे की तरह, हैंडीवर्क की तरह, एक खराब सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। इविल यानी बदमाश। चलिए, कराची संदीप घोष, प्रिंसिपल ऑफ द आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एट द टाइम ऑफ द मर्डर was arrested by the CBI on charges of evidence tampering। कह रहे जो घोष हैं, जो प्रिंसिपल थे सरकारी कॉलेज के, आरजे कौर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के, इनको डीन बोलते हैं। सरकारी कॉलेज में प्रिंसिपल को डीन बोलते हैं, ठीक है, मेडिकल कॉलेज में। तो ये डीन साहब जो थे, और ये डीन थे उस वक्त पे, उस टाइम पे जब ये मर्डर हुआ। कह रहे इनको भी अरेस्ट किया गया था पैसिव वॉइस में सीबीआई के द्वारा। और क्यों किया गया था? इन चार्जेस के ऊपर, इन आरोपों के ऊपर जो है एविडेंस टेम्परिंग का, एविडेंस से छेड़छाड़ का। टेम्परिंग क्या होती है? छेड़छाड़। और क्या करने के लिए? एंड द डिले इन फाइलिंग द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और एफआईआर। और उस डिले के लिए भी, उस देरी के लिए भी जो फाइल करने में हुई इनके द्वारा एफआईआर को। कह रहा जी बट वॉज रिलीज ऑन बेल एज द चार्जशीट हैड नॉट बीन फाइल्ड इन 90 days एज इज द रूल। कह रहे लेकिन इनको रिलीज़ कर दिया गया, छोड़ दिया गया बेल पे, मुचलके पे, है ना, जमानत पे, क्योंकि जो चार्जशीट थी वो फाइल ही नहीं हुई 90 दिनों में, जैसा कि रूल है, एज इज़ द रूल। चलिए, संदीप घोष सब्जेक्ट है यहाँ पे दूसरे केस में, ठीक है। इनकी वर्ब है पहली वॉज अरेस्टेड, दूसरी वर्ब है इनकी वॉज रिलीज्ड। पहले इनको अरेस्ट किया गया, फिर इनको रिलीज़ किया गया। अरेस्ट किया गया दो चीज़ों के लिए। पहली चीज़ है, ऑफ लगा के बताया इसने, एविडेंस टेम्परिंग, एविडेंस से छेड़छाड़। टेम्परिंग का मतलब होता है छेड़छाड़ करना किसी चीज़ के साथ। और दूसरा रीज़न है इनका डिले करना, देरी करना एफआईआर को डालने में। चार्जशीट की वर्ब है हैड नॉट बीन फाइल्ड, पैसिव वॉइस लगा हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। 90 दिन में। एज की वर्ब है इज। एज भी एक प्रोनाउन का काम करता है, इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब होता है जैसा कि, ठीक है, एज इज द रूल। चलो और कुछ देखने वाला है इसमें। टेम्पर वर्ड को देख लेना, छेड़छाड़ करना, किसी चीज़ से इंटरफेयर करना, इसको मैनिपुलेट करना, डिस्टोर्ट करना, फिडल करना भी बोलते हैं। बॉल टेम्परिंग आपने सुना होगा क्रिकेट में, जब क्रिकेट की बॉल से छेड़छाड़ की जाती है, आपके हिसाब से वो बॉल जो है डांस करे, लेफ्ट में जाए, राइट में जाए, स्विंग करे, तो बॉल टेम्परिंग होती है। टेम्पर से एक और वर्ड बनता है, याद रखें, TEMPER। ये कौन सा टेम्पर है? TA। ये कौन सा है? TE। इस टेम्पर का मतलब होता है किसी चीज़ को नरम बनाना, मॉडरेट बनाना। समझ गए ना? किसी के पेन को आपने टेम्पर किया, यानी उस आदमी के दर्द को कम किया। तो इस तरीके से दो अलग अलग वर्ड्स हैं, एक में ए लगता है, एक में ई लगता है। बड़े आगे, अगेन पास्ट परफेक्ट लगा हुआ है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे, आराम से इसको कर लो। मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो को 10-15 सेकेंड।
चलिए, कह रहे जी इन एफिशिएंसीज इन पॉलिसिंग हैव ऑल्सो कम टू द फोर। कह रहे बहुत सारी इनएफिशिएंसी यानी अकुशलताएं, ठीक से काम ना करना, वक्त पे काम ना करना, जो एफिशिएंट तरीका है। और किसमें? पॉलिसिंग में। पॉलिसिंग मतलब पुलिस का कामकाज। कह रहे जी पुलिस के कामकाज में भी कमियां कम टू द फोर हुई हैं, सबके सामने आई हैं। टू द फोर मतलब टू द लाइमलाइट, इन द लाइमलाइट, सबके सामने, सबके आगे आना। कह रहे जी देयर वॉज एन इनऑर्डिनेट डिले इन फाइलिंग द एफआईआर। एक इनऑर्डिनेट सा या असामान्य सा डिले था। डिले का मतलब देरी, इनऑर्डिनेट बना है जो ऑर्डिनरी से, सामान्य से अलग हो, थोड़ा सा असामान्य हो। और किस चीज़ में डिले था? एफआईआर को फाइल करने में। फॉर एग्जाम्पल के लिए एंड अदर लैप्सेस, और भी दूसरे कई लैप्स थे, कई चूकें पुलिस से हुई थी। चलिए, इन एफिशिएंसीज की वर्ब है हैव ऑल्सो कम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा हुआ है प्लस में V3। टू द फोर होना, लाइमलाइट में आना, सबके सामने आना। पब्लिक आउटक्राई ब्रॉट द नीड फॉर जस्टिस टू द फोर। पब्लिक का जो गुस्सा है, आउटक्राई है, वो ले आया जस्टिस की नीड को, न्याय की ज़रूरत को सबके सामने, टू द फोर। इसको एट द फोर फ्रंट भी बोलते हैं, ठीक है, इस फ्रेज को देख लेना। चलिए, इसकी वर्ब होगी इनऑर्डिनेट डिले की वर्ब है वॉज। इनऑर्डिनेट मतलब जो बियॉन्ड ऑर्डिनरी हो, जो सामान्य से हटके हो, असामान्य हो, अनरीजनेबल हो। इसको एक्सेसिव, डिसप्रोपोर्शनेट या एक्सट्रीम भी बोल सकते हैं। द इनऑर्डिनेट डिले इन द इन्वेस्टिगेशन कॉज्ड वाइड पब्लिक एंगर। जो असामान्य होने वाला डिले है, एक तो वो डिले है जो सामान्य है, 4-5 दिन का हो ही जाता है, ठीक है। एक जो असामान्य 20-25 दिन, महीने का डिले था इन्वेस्टिगेशन में, उसने कॉज कर दिया बड़े स्केल पे लोगों में एंगर या गुस्से को। चलिए, इनऑर्डिनेट डिले की वर्ब क्या होगी? वॉज। देयर से क्लोज शुरू होता है तो वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है, हमेशा याद रखें। कह रहा है द पेरेंट्स ऑफ द डॉक्टर सेड दे रिस्पेक्ट द जजमेंट एंड सॉट द हाईएस्ट पनिशमेंट फॉर द अक्यूज्ड। जो पेरेंट्स थे इस डॉक्टर के, इस लेडी डॉक्टर के जो मम्मी पापा थे, उन्होंने ऐसा कहा कि वो रिस्पेक्ट करते हैं, पूरा सम्मान करते हैं इस जजमेंट का जो कोर्ट ने दी है। और इन्होंने सॉर्ट किया, वर्ब के सेकंड फॉर्म लगा के इन्होंने मांगा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पनिशमेंट को, यानी मौत की सज़ा को, अक्यूज के लिए, आरोपी के लिए। कह रहे जी बट एक्सप्रेस्ड होप दैट द इन्वेस्टिगेशन वुड नॉट बी हॉल्टेड। लेकिन इन्होंने एक्सप्रेस भी किया इस होप को कि जांच जो है, इन्वेस्टिगेशन जो है, ये पैसिव वॉइस में हॉल्ट नहीं की जाएगी। हॉल्ट करना यानी स्टॉप करना। सो दैट ऑल द कॉल्प्रिट्स आर नेम्ड। वो इसलिए सो दैट कि सारे के सारे कल्प्रिट्स जो हैं वो नैब कर लिए जाएं, धर लिए जाएं, पकड़ लिए जाएं। कह रहे जी अ सेंटिमेंट एकोड बाय प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स, एक्टिविस्ट एंड ऑल्सो द ऑपोजिशन। ये एक ऐसा सेंटिमेंट है, एक ऐसा भाव है, इमोशन है, जो एको किया गया है या दोहराया गया है, या अग्री करके दोहराना, किसी चीज़ को एको करना, सभी के सभी प्रोटेस्ट करने वाले डॉक्टर्स और एक्टिविस्ट के द्वारा, और साथ ही साथ ऑपोजिशन के भी द्वारा। लंबा सेंटेंस है। पेरेंट्स ने क्या कहा? पेरेंट्स ने कहा कि वो जज साहब की सज़ा, जो जज साहब ने फैसला दिया है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और उन्होंने मांगा कि इस फैसले के बाद अब हाईएस्ट पनिशमेंट मिले, इसको मौत की सज़ा मिले। और उन्होंने होप भी दिखाई कि इसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं होगी, ये हमें होप है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे कल्प्रिट्स हैं इसके साथ के जो अभी तक धरे नहीं गए हैं, सो दैट ताकि वो भी धरे जाएं, कल्प्रिट्स आर नैप्ड। और ये पूरी चीज़ एक ऐसा सेंटिमेंट है जिसको सबने एको किया है, सबने दोहराया है, रिपीट किया है, ठीक है। चलो, पेरेंट्स की वर्ब है सेड। दे के बाद में प्रेजेंट टेंस लगाया गया है, बाहर V2 है लेकिन अंदर V1 है, क्योंकि ये रिस्पेक्ट आज भी करते हैं। उस वक्त नहीं कर रहे थे, ये आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे, समझ गए ना। तो वो प्रेजेंट टेंस में इसलिए लिखना ज़रूरी है, ये फिनोमिनन अभी भी कंटिन्यू है। सॉर्ट है इसकी दूसरी वर्ब, देखी है ना। अच्छा, एक्सप्रेस्ड इसकी थर्ड वर्ब है। 3 वर्ब्स लिखी हुई हैं पेरेंट्स के लिए, है ना। दे रिस्पेक्ट, दे सॉर्ट एंड दे एक्सप्रेस्ड। इन्वेस्टिगेशन की वर्ब है वुड नॉट बी हॉल्टेड, पैसिव वॉइस लगा हुआ है। ऑल कल्प्रिट्स की वर्ब है आर नेप्ड, अगेन पैसिव वॉइस लगा हुआ है। कल्प्रिट का मतलब होता है बदमाश या गुनहगार, रॉन्ग डूअर। इसको परपेट्रेटर, क्रिमिनल और मिसक्रिएंट भी बोलते हैं, अच्छे से वर्ड आप जानते होंगे। द पुलिस क्विकली एप्रीहेंडेड द कल्प्रिट बिहाइंड द रॉबरी। पुलिस ने फटाफट से एप्रीहेंड कर लिया, नैब कर लिया या अरेस्ट कर लिया
कल्प्रिट को या गुनहगार को इस रॉबरी के पीछे का। नैब करना, एप्रीहेंड करना और अरेस्ट करना, धर पकड़ करना किसी को, समझ गए ना। चलिए एको वर्ड देख लेना। जब कोई चीज़ गूंजती है, आपने कोई बात कही और सामने वाले ने बोला हाँ हाँ ठीक बात है, जब स्टेटमेंट या कोई ओपिनियन को अग्री करके गूंज जाती है, उसकी सब तरफ से रेपिटिशन आता है, वही होता है एको। इसको रिफ्लेक्शन, रेपिटिशन या रेजोनेंस भी बोलते हैं। द फैंस हार्श क्रिटिसिज्म एकॉर्ड इन द एक्ट्रेस माइंड फॉर मंथ्स। जो फैन का बहुत कड़ा क्रिटिसिज्म था या कड़ी आलोचना थी, वो गूंजती रही, एको करती रही एक्ट्रेस के माइंड में कई महीनों तक। चलिए वो कैब साथ साथ ही करवा रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते हो जाता है थोड़ा सा, है ना, आपका फ्लो बना रहता है। जल्दी से देख लो, लास्ट एक दो सेंटेंस रह गए। चलो कह रहा जी, देयर आर केसेस पेंडिंग इन द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच बिगेन हियरिंग इट सुओ मोटू आफ्टर द अप्रोर ओवर द रेप। कह रहा जी बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भारत की, और ये वो दो ही कोर्ट्स हैं जिन्होंने शुरू कर दिया V2 के अंदर बिगिन की बिगिन हेयर करना या जो है सुनवाई करना इन सारे केसेस की सुओ मोटू। सुओ मोटू होता है अपने खुद के इनिशिएटिव से, आपको किसी ने नहीं कहा, आपने अपने आप जो है किसी एक्शन को अपने आप आगे बढ़ के अपने इनिशिएटिव से प्रोएक्टिवली लिया। तो ये कोर्ट्स ने शुरू किया इस केस के बारे में सुनवाई करना अपने खुद के हिसाब से, और कब? आफ्टर द अप्रोर ओवर द रेप। इस रेप के ऊपर अप्रोर के बाद में पब्लिक के गुस्से के बारे में। अप्रोर होता है जी शोरगुल, है ना, किसी चीज़ को लेकर के गुस्सा दिखाते हो आप, ये सब अप्रोर का अप्रोर कहलाता है। चलिए केसेस की वर्ब है आर, देर से क्लोज शुरू हुआ है इसलिए वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले है। विच आया कोर्ट्स के लिए, वर्ब है इनकी बिगेन, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। सुओ मोटू आपने देख लिया, अपने आप से कोई काम करे, वॉलंटरीली करे, इंडिपेंडेंटली करे। द कोर्ट टुक सुओ मोटू एक्शन एंड स्केड्यूल्ड अ हियरिंग ऑन द केस। कोर्ट ने अपने आप से एक्शन लिया और स्केड्यूल कर दिया एक हियरिंग को, एक सुनवाई को इस केस के ऊपर। ठीक है, बाहर का फ्रेज है सुओ मोटू। चलिए कह रहे जी, इट शुड नॉट नीड अ रेप एंड मर्डर टू वेक अप टू द अपैलिंग वर्किंग कंडीशंस सच एज द लैक ऑफ बेसिक अमेनिटीज एंड अ सेफ रूम टू रेस्ट। कह रहे जी इसको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए एक रेप और मर्डर की। इट शुड नॉट नीड अ रेप एंड मर्डर। और क्यों? वेक अप टू करने के लिए या अपनी नींद को खोलने के लिए किसी चीज़ के सामने। वेक अप टू करना यानी अपनी नींद को तोड़ना। कह रहा जी अपनी नींद को तोड़ने के लिए ज़रूरत नहीं होनी चाहिए रेप और मर्डर की, और नींद है उन अपालिंग, उन हॉरिफिक, उन डराने वाली वर्किंग कंडीशंस की, जैसे कि जो लैक थी या कमी थी बेसिक अमेनिटीज़ की हॉस्पिटल में, और एक सेफ रूम की कमी थी जहाँ पे डॉक्टर्स रेस्ट कर पाए रात को। तो रेप मर्डर हुआ तब आपको समझ में आया कि वहाँ पे लेडीज़ के लिए कोई रूम नहीं है, बेसिक अमेनिटीज़ नहीं है, रेप हो जाते हैं, है ना। तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, पहले भी आप इन कंडीशंस के लिए अपनी आंखें खोल सकते थे। इट की वर्ब है शुड नॉट नीड। अच्छा, वेक अप टू करना बता दिया मैंने आपको, किसी चीज़ के सामने अपनी आंखें खोलना, उसको रियलाइज़ करना। अपालिंग, हॉरिफिक, ये वर्ड पहले ही आया था जो आपको बहुत डराता हो, अपालिंग हो। बेसिक अमेनिटीज़ मतलब बेसिक फैसिलिटीज़। अच्छा, सेफ रूम आप समझते ही है। कह रहा है जी कोलकातास स्टेट रन हॉस्पिटल्स आर स्ट्रेस्ड थिन एंड रिपोर्ट्स ऑफ करप्शन आर राइफ। करेक्ट, कोलकाता के सरकारी यानी स्टेट रन हॉस्पिटल्स स्ट्रेस थिन है। देखिए स्ट्रेस थिन होना यानी बर्डन होना। आप किसी इलास्टिक को पकड़ लो, किसी धागे को पकड़ लो और उसको खींचो, स्ट्रेच करो, तो वो धागा क्या है, एक बार टूटेगा नहीं, पहले वो लंबा होता जाएगा, स्ट्रेच होता जाएगा, लेकिन बीच में से पतला हो जाएगा, है ना, लास्ट में वो टूट भी जाएगा। तो वैसे ही कलकत्ता के हॉस्पिटलों का धागा खींचा हुआ है, स्ट्रेस थिन है, वो बहुत बर्डन के नीचे हैं वो। और कह रहा है जो रिपोर्ट्स हैं करप्शन की वो राइफ हैं, भरपूर हैं, अबंडेंट है। समझ गए। चलिए हॉस्पिटल्स की वर्ब है आर, स्ट्रेस थिन मैंने आपको बता दिया, एक फ्रेज है, बर्डन के या बोझ के तले दबा होना। रिपोर्ट्स की वर्ब है आर, राइफ का मतलब होता है किसी चीज़ का नेगेटिव सेंस में, गलत चीज़ का अबंडेंट होना। जनरली ये करप्शन के लिए, है ना, एजिटेशन के लिए, दंगों के लिए, वॉर के लिए, इस तरह की चीज़ें जब भरपूर होती हैं
वाइड स्प्रेड होती हैं तब आप इस वर्ड को यूज़ करते हैं। करप्शन वॉज राइफ इन द ऑर्गेनाइजेशन अफेक्टिंग इट्स रेपुटेशन। करप्शन भर भर के था ऑर्गेनाइजेशन में, इसकी रेपुटेशन को अफेक्ट करते हुए। चलो ये पूरा हो गया अपना आर्टिकल। एक सेंटेंस है लास्ट का, पॉज करो वीडियो को, पढ़ो इसको। चलो, कह रहा है द स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ स्ल्यू ऑफ मेजर्स। स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया एक स्ल्यू को या ढेरी को या झड़ी को। ठीक है, स्ल्यू का मतलब होता है एक के बाद एक या कोई ढेर हो, है ना। तो उन्होंने ढेरों मेजर्स को अनाउंस किया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ वर्कर्स की सुरक्षा के लिए। कह रहा है जी एंड द ऑनर्स इज ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन टू फॉलो थ्रू विद द प्रोमिस। और अब जो पूरा ऑनर्स है, ऑनर्स समझते हैं आप, ऑन मतलब ऊपर, अस मतलब हमारे, हमारे ऊपर यानी हमारी जिम्मेदारी। तो कह रहा है जो ऑनर्स है, जो जिम्मेदारी है अब एडमिनिस्ट्रेशन पे, वो है एडमिनिस्ट्रेशन पे फॉलो थ्रू करने की, आगे जो है इसी राह पे चलने की अपने प्रोमिस के साथ में। तो प्रॉमिस किए लेकिन वो पूरे करने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को करके दिखाना है। स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, अनाउंस्ड इसकी वर्ब है। स्ल्यू मैंने बता दिया, अ लार्ज नंबर ऑफ समथिंग। स्ल्यू के बाद में आप जनरली एक प्लूरल नाउन को देखेंगे, स्ल्यू ऑफ फैक्टर्स, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़। समझ गए ना, सिंगुलर नाउन या अनकाउंटेबल नाउन स्ल्यू के बाद में नहीं आता, प्लूरल नाउन आता है। ठीक है, स्ल्यू यानी ढेरी है किसी चीज़ की, प्लूरल चीज़ की। ऑनर्स की वर्ब है इस। ऑनर्स का मतलब होता है जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई बर्डन या ड्यूटी या ऑब्लिगेशन। द ऑनर्स इज अथॉरिटीज़ टू इंश्योर जस्टिस इज सर्व्ड। जिम्मेदारी जो है अब वो अथॉरिटी पे है ये इंश्योर करने की कि जस्टिस सर्व होता है, सबको इंसाफ मिलता है। चलिए रैपअप करते हैं क्लास को। अब रैपअप करने का तरीका अपना ये है, फटाफट से एक बार रिवाइज कर लो जो आपने सीखा। क्लोजर यानी अंत, और अंत में आने वाली राहत होती है क्लोजर, इमोशनल रेजोल्यूशन। ठीक है, इसको सोलिस भी बोलते हैं, इस वर्ड को याद रखना। जब आपको ऐसा लगे यार जो होना था हो गया, चलो लाइफ में आगे मूव ऑन करते हैं। हॉरिफिक और अपालिंग दोनों का मतलब होता है डराने वाला, जो आपको हॉरर स्टोरी के जैसा लगे, एकदम भूतिया लगे। ठीक है। पुट फॉरवर्ड यानी किसी चीज़ को सबके सामने रखना। पुट ऑफ यानी किसी चीज़ को डिले करना। पुट अप विद किसी चीज़ का सामना करना या उसको सहना। पुट आउट यानी किसी आग को, कैंडल को, मोमबत्ती को बुझाना। वर्डिट यानी फैसला, कोर्ट का फैसला। इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, डिक्री और एडजुडिकेशन। ठीक है, जजमेंट, डिसीजन तो बोलते ही हैं। हैंडीवर्क यानी किसी आदमी का कारनामा, क्राफ्टमैनशिप इसको बोल सकते हैं। टेम्पर यानी किसी चीज़ से छेड़छाड़ करना, फिडल करना, मैनिपुलेट करना। ये TEMPER नाम के वर्ड से अलग है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को नरम बनाना। टू द फोर यानी टू द फोर फ्रंट या इन द फोर फ्रंट, एट द फोर फ्रंट। किसी भी चीज़ को सबके सामने लाना, लाइमलाइट में लाना कहलाता है टू द फोर। अच्छा, कल्प्रिट यानी गुनहगार, बदमाश। इसको आप रॉन्ग डूअर, परपेट्रेटर और मिसक्रिएंट भी बोल सकते हैं। एको यानी किसी चीज़ का गूंजना, रिपीट करना। कोई बात आपने कही और वो चारों तरफ गूंजने लगी, सबने रिपीट कर दी तो वो बात एको हो रही है। सुओ मोटो आप समझते हैं, खुद के हिसाब से कोई काम किया होता है जो अपने ऑन इनिशिएटिव से हो, जिसमें आपको किसी के द्वारा कहा ना जाए करने को, सुओ मोटो। राइफ का मतलब है कोई चीज़ जिसकी भरमार हो, नेगेटिव सेंस में यूज होता है, गलत चीज़ें। करप्शन वॉज राइफ है ना, वाइड स्प्रेड या कॉमन बोल सकते हैं इसको। स्लू का मतलब होता है ढेरी, लार्ज नंबर ऑफ समथिंग। स्लू के बाद में प्लूरल नाउन का इस्तेमाल किया जाए। ऑनर्स यानी जिम्मेदारी, ऑन प्लस में अस से बनाए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ऑनर्स है। चलो लास्ट में क्या, इस नए अपने जो है फॉर्मेट में टाइम इतना मिल रहा है कि अपने रिवाइज भी कर पा रहे हैं। फटाफट से क्वेश्चन पे आ जाओ। टोन क्या है स्पेसिस की? देखिए, डिटैच्ड यानी अलग थलग, इनडिफरेंट यानी जिसको फर्क ना पड़ रहा हो, क्रिटिकल यानी कि आलोचक, अर्जेंट यानी जिसमें कुछ अर्जेंसी दिख रही हो, ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावाद, होपफुल भी वही है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है वस्तुनिष्ठ, जो फैक्ट्स हैं वो आपको बता दिए, अपनी कोई ओपिनियन रखी ही नहीं। न्यूट्रल भी वही होता है। देखो इसमें क्रिटिसाइज कर रहा है इस गलत काम को, और साथ में अर्जेंसी बता रहा है कि इस इन्वेस्टिगेशन को भी आगे बढ़ाना है और वर्क प्लेसेस को वीमेन के लिए सेफ बनाना है। ठीक है, तो टोन यहाँ पे बी बनेगी, क्रिटिकल एंड अर्जेंट। टोन का रोज एक क्वेश्चन रख रहा हूँ मैं ताकि टोन्स पकड़ पाओ आप अलग अलग तरह की। चलिए सेकंड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है जो स्ट्रगल है सिस्टेमिक चेंजेस को लाने की ताकि वर्क प्लेस को सेफ बनाया जाए औरतों के लिए, कह रहा है इस बात से क्या मतलब है आर्टिकल का?
इस बात का सिंपल मतलब यही है कि अभी भी स्ट्रगल जारी है, इससे पूरी प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई। जो इशू है वर्क प्लेस सेफ्टी का, वो औरतों के लिए आज भी एक अनरिजॉल्व इशू है भारत में। ठीक है, बाकी सब गलत बातें हैं, ये सेफ़ है नहीं, गलत, सेफ़ नहीं है भारत में औरतें अभी भी, है ना। क्राइम जो आइसोलेटेड इंसिडेंट बिल्कुल नहीं है, इसके बहुत सारे इंसिडेंट्स और भी होते हैं। तो बी जो है आपका आंसर यहाँ पे बनना चाहिए। चलो थर्ड क्वेश्चन, इसमें लिखा गया है कि कोर्ट का वर्डिक्ट थोड़ा सा क्लोजर या सॉलिस लेके आता है विक्टिम के पेरेंट्स के लिए। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ये बताता है आपको कि ये क्लोजर थोड़ा सा ही है, पार्शली है? पूरी राहत विक्टिम के पेरेंट्स को साइकोलॉजिकली नहीं मिली, ऐसा आपको क्यों लगता है? अरे सिंपल रीज़न है, उनके माँ बाप का ये मानना है और लोगों का कि इस आदमी के साथ और भी थे, सबको मिलनी चाहिए सज़ा, इसलिए क्लोजर पार्शली हुआ है। अभी जब तक सबको सज़ा ना हो जाए इनको राहत नहीं मिलेगी। देर आर स्टिल कंसर्न्स अबाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर इंडिविजुअल्स इन द क्राइम। ठीक है, बी आंसर बनेगा थर्ड में। चलो अब आपके वाले आगे क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने हैं। स्लू ऑफ के साथ में क्या लिखोगे? प्रोग्रेस, विजडम या एलिगेशंस? जो वर्ड सही बैठता है एक ही बैठेगा तीनों में से। ठीक है, सुओ मोटू क्या है? एड लिबिटम आज आया नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 2 दिन पहले आपको करवाया था। एड नोजियम, एड लिबिटम, एड हॉक, सारे वर्ड्स आपको ऑलरेडी करवाए हुए हैं। किसी चीज़ को पोस्टपोन करना या डिले करना उसको क्या बोलते हैं? पुट आउट, पुट ऑफ या पुट अप विथ। अगर कोई चीज़ स्ट्रेस थिन है तो मतलब वो चीज़ किस अवस्था में है? अगर आप स्ट्रेस थिन हो रहे हैं तो मतलब, है ना, इस चीज़ का क्या मतलब है इस फ्रेज़ का? लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर मिलेगी इस बाय द टाइम नाम के फ्रेज़ की वजह से, और दूसरी आपको मिल सकती है इस वर्ड के आसपास। ठीक है, चलो आंसर्स रखिए, फर्स्ट कमेंट में जाके चेक करो, मेरे आंसर से अपने मैच करना। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। और हाँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्ज़ाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।